जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग फिर एकत्रित हुए हैं अपना एफएसटी नंबर 40 का डिस्कशन लेके। केमिस्ट्री के फर्स्ट 23 क्वेश्चन मैं यानी संजीव भाटिया आपको डिस्कस करूंगा। हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ, इस सोच के साथ, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये आप जानते हैं कि ये हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर की ही सोच नहीं है, पूरे न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की सोच है। और हम लोग डॉक्टर एस सिंह सर के मार्गदर्शन में हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, और वो आपको यूट्यूब पे लेके आते रहें। और इसमें आप देख रहे हैं इस समय हम लोग का जो लास्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यू के पेपर हैं, यानी कि झज्जर का है, उड़ीसा का है, मणिपुर है, रीनीट है, ये सब डिस्कशन हम लोग का लाइव क्लासेस चल रहे हैं, उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2। CO2 निकालना है और 30 ग्राम लाइम स्टोन दिया गया है। 30 ग्राम लाइम स्टोन दिया गया है, लेकिन ये 30 ग्राम लाइम स्टोन 40% हमारा प्योर है। तो पहले हम लोग W ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेते हैं। W ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारा हो जाएगा 30 इंटू 40/100। तो ये सर हमारा आ जाएगा 12 ग्राम, यानी प्योर 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मुझे दिया गया है। और इसमें अगर मुझे CO2 निकालना है कि 12 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट कंज्यूम होगा तो कितने ग्राम CO2 निकलेगा, तो इसको करने का तरीका यूनिटरी मेथड से करेंगे। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो 100 ग्राम्स होता है, और ये CO2 का जो मोलर मास होता है वो 44 ग्राम होता है, या ग्राम मोलर मास अगर आप कहेंगे। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंज्यूम हो गया तो हमें 44 ग्राम CO2 मिल जाएगा। अब हम लोग अगर 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कंज्यूम करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे मिलेगा 44/100 इंटू 12। सॉल्व करोगे बच्चा तो सॉल्व करने पे 5.28 ग्राम्स आ जाएगा। 5.28 ग्राम्स आ जाएगा, यानी कि मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें पता करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके चलते हैं। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये सही है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इन 3 पार्टिकल से हमारा हर एटम बनता है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था 10⁻31 किलोग्राम। तो ये स्टेटमेंट सर गलत हो गया, और पहले वाला स्टेटमेंट सही हो गया। और फिर सी देखिए, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये बात भी गलत हो गई। जो किसी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन वैरी कर सकती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। जो रिएक्शन प्रोटियम देता है वही ड्यूटेरियम देता है, वही ट्राइटियम देता है, बट उनका रेट ऑफ रिएक्शन वैरी कर सकता है। तो ये कह रहा है कि नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज ही डिफर करेगी, तो ये बात तो गलत हो गई। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। बच्चे बच्चा जानता है, ये बात सही है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का वो एटम है। एटम के नीचे कुछ नहीं है, एटम इनडिविजिबल है, और एटोम वर्ड से एटम आया है जिसका मीन्स होता है इनडिविजिबल। तो ये भी सही हो गया। तो मेरे पास कौन कौन सही हो गया, ए सही है, डी सही है, ई सही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही है। ए डी ई तीनों हमारे सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, करेक्ट रिलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल पहले लिख लेते, क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा
P, और ये हमारी इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होगा h/4 से। और अगर हम इसको ओपन कर लें तो डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4। और इसलिए अब यहाँ पर डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm आ जाएगा। अब ये हमारा करेक्ट इक्वेशन हाइजेनबर्ग का हो गया। इसको देखो यहाँ पे क्या कहीं ये ऑप्शन मौजूद है, तो हम लोग ऑप्शन में आएंगे डेल्टा वी डेल्टा एक्स h/4πm। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड में क्या गलती हो गई, डेल्टा वी डेल्टा एक्स m ऊपर आ गया, 4π ऊपर आ गया, ये गलत हो गया, न्यूमरेटर में आ गया, होना चाहिए डिनोमिनेटर में। यहाँ पर भी डेल्टा वी और डेल्टा एच यहाँ आ गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म स्मॉलेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये चाह रहे हैं कि आप इनसे एक आयन बनाएं और आयन बनाए उसका जो है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए या नोबल गैस के बराबर का एटॉमिक नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हमने Na को क्या किया कि इससे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, तो Na प्लस बन गया। अब Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और नियॉन में भी कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी अगर हम O में 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिला दें तो O2 माइनस बन जाएगा। एक O के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10 माइनस आ गया। F में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन मिला दें, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये F माइनस बन गया। F माइनस में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और N में, क्योंकि N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इनके एटॉमिक नंबर हमको पहले पता होने चाहिए। सोडियम का 11 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, और नाइट्रोजन का 7 है। तो इसमें हम लोग सर कितने इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे फिर क्या मिल जाएगा, N3 माइनस। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अब आपको इसमें से पूछ क्या रहा, वो पूछा इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। तो आपको पता है कि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में जितना माइनस ज्यादा होता है साइज बड़ा होता है, जितना प्लस ज्यादा होता है साइज छोटा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि इस पे प्लस है बाकी सब पे माइनस है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट होगा। तो इसका सही आंसर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर हमको ये 4-5 मॉलिक्यूल दिए गए हैं और पूछा किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी किसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप लोग बहुत आसान है कर पाओगे। देखो अमोनिया में क्या होता है, ये 3 H होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे को यही मांग रहा है जिसके 8 हो, तो ये सही हो गया। फिर हम लोग ने लिया दूसरे नंबर पे AlCl3, तो AlCl3 का ये स्ट्रक्चर होगा, और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इसमें काउंट नहीं होगा। BeCl2 अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो BeCl2 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ये BeCl2 लीनियर शेप में आप देख रहे हो, 2 बॉन्ड है, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन में भी क्रॉस लगा देंगे, ये भी नहीं शामिल होगा। अब इसके बाद हम लोग का CCl4 देखिए, ये CCl4 है। अब ये CCl4 में हमारे पास 4 बॉन्ड हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो ये हमारा ओके हो गया। PCl5 में स्ट्रक्चर आपको पता है, PCl5 में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 5 बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, यानी ऑक्टेट नहीं है। और CO2 में ऑक्टेट है, CO2 में 4 बॉन्ड बनेंगे। सब बच्चों ने इजिली कर लिया होगा। तो कितने लोग आ गए, राइट वाले,
एक राइट आ गया, दो राइट आ गया, तीन राइट आ गया। तीन लोग ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 में O2 के लिए हमसे पूछ रहा है सही एनर्जी का ऑर्डर क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो O2 में आपको पता है कि हम लोग पहले सिग्मा 2p z को फिल करते हैं और इससे ज़्यादा हमारी एनर्जी होती है पाई 2px की, फिर पाई 2py की, फिर इससे ज़्यादा होती है पाई स्टार 2px की, और बराबर होती है पाई स्टार 2py की। अब ये जहां पे ऑर्डर होगा वही सही माना जाएगा। तो देखो इसमें पाई पहले आ गया और सिग्मा 2pz बाद में आया, तो ये तो गलत हो गया। इसमें पाई पहले आ गया, फिर वही बात सिग्मा 2pz बाद में, गलत हो गया। इसमें भी पाई पहले आ गया है, इसमें हालांकि पाई की ज्यादा है सिग्मा 2pz से, ये सही हो सकता है, लेकिन ये पाई स्टार से भी ज्यादा सिग्मा 2pz की कर दी है, ये गलत हो गया। यहाँ पर पाई सिग्मा 2pz की ज्यादा बता दी, गलत हो गया। पाई की पहले लिखा हालांकि पाई के, लेकिन ये देखो ये बताया कि ई एनर्जी सिग्मा 2pz की कम है, जो यहाँ पे सही है, और पाई स्टार की इससे ज्यादा है, बिल्कुल सही है, और पाई स्टार 2py की बराबर है, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन आ गया है। बस एग्जामिनर ने ट्विस्ट क्या किया कि जो हमारा पेपर सेटर है उसने इस सिग्मा 2pz को पहले रख के सीधा सीधा ओवरऑल इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाने की जगह सिग्मा 2pz को बाद में रखा और डिक्रीजिंग का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 52, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेना, तो देखो तुमने ये पढ़ा हुआ है कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस में जो बॉन्ड मेन बनते हैं, जैसे कि आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में नहीं, वो आयोनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये सब एटम्स के बीच में बनते हैं। इवन मेटालिक बॉन्ड भी है, एटम्स के बीच में बनते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं उसमें दो मेन है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड भी कहते हैं, एंड वंडर वॉल बॉन्ड। वंडर वॉल बॉन्ड थ्री टाइप्स के होते हैं, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, या तो डायपोल डायपोल होगा, या तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होगा, या फिर डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर में डायपोल डायपोल हो सकता है सर, कोवैलेंट नहीं हो सकता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल हो सकता है, डिस्पर्शन लंडन फोर्सेस हो सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे ये HCl है और ये HCl है, दो मॉलिक्यूल हैं, इस पे पार्शियल माइनस है, इस पे पार्शियल प्लस है, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ये हमारा डायपोल डायपोल फोर्स है, यानी कि वॉन्डर वॉल फोर्स है। अब H और Cl के बीच में जो है वो दो एटम के बीच का फोर्स है, इंटर एटॉमिक है, ये इंटर मॉलिक्यूलर है। हालांकि कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर हीलियम नियॉन ऑर्गन मेटल सॉरी एटम फॉर्म में है, उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? उनके बीच में तो डिस्पर्शन फोर्स होता है, लंडन फोर्स होता है। तो लंडन फोर्स वहां पे इंटर एटॉमिक भी हो गया। हाँ वो इंटर एटॉमिक है, बट इंटर मॉलिक्यूलर भी, जैसे बेंजीन बेंजीन के बीच में कौन सा फोर्स है? लंडन फोर्स है, तो बेंजीन बेंजीन में लंडन फोर्स है। ऐसे ही जो है जेनॉन और वाटर की अगर बात करें तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है। तो मेरे पास कौन कौन आ गया है इस कैटेगरी में? मेटालिक बॉन्डिंग नहीं, तो मेटालिक बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं लगती, दो मेटल के बीच में लगती है। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, ABE, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग ने कर दिया है फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Taking stability as the factor, which one of the following represent correct relationship? ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, पी ब्लॉक के ये एग्जांपल्स हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट से देखे जाएंगे। आपको ये मालूम होगा कि थर्ड ए ग्रुप में या ग्रुप 13 में टू ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली पाई जाती हैं, +3 एंड +1,
और ये स्टेबल होती है, स्टेबल ओनली इन थैलियम, और ये स्टेबल होती है, स्टेबल इन ऑल एक्सेप्ट थैलियम। तो अब चलिए सर, AlCl3 AlCl, अब AlCl3 में +3 है, इसमें +1 है, +1 वाले को स्टेबल दिखा रहा है, ये गलत हो गया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे TlCl3 की +3 है, TlCl में +1 है, Tl में +3 स्टेबल दिखा रहा, +1 होना चाहिए, गलत हो गया। TlI3 में फिर से वही गलती कर दी, +3 को +1 से स्टेबल बता रहा है, गलत हो गया। Al की +3 को +1 से स्टेबल बता रहा है, सही हो गया। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूजेस के बारे में बात करनी है या किसी प्रॉपर्टी के बारे में, पी ब्लॉक से क्वेश्चन लिया गया। कोक जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कोक को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में, जैसे कि अगर Fe2O3 से हमको निकालना है Fe, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, Fe से भी। Fe2O3 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर दोगे, Fe2O3 प्लस कार्बन यानी कि कोक बन जाएगा Fe और बन जाएगा CO2। तो ये कोक को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। डायमंड हार्ड चीजों को काटने के काम में आता है, डाइज बनाने के काम में आता है। तो यूज टू कट एंड ग्राइंड हार्ड मटेरियल्स, इसको एज ए एब्रेसिव यूज करते हैं, चाकू पे धार लगा सकते हैं, ग्लास को इससे काट सकते हैं। ड्रिलर बनाने के काम में आता है, जैसे कि पानी के अंदर अगर किसी पहाड़ को काट के सुरंग बनानी है, तो अगर कोई जो ड्रिलर मशीन लगती है उसका जो पॉइंटर होता है, अगर कोई और मेटल ले ले या कोई और सब्सटेंस का बना ले तो बहुत हीट करता है और मेल्ट करके टूट जाता है, लेकिन डायमंड इतना हीट नहीं करेगा और बहुत हार्ड होता है, तो आसानी से डायमंड के पॉइंटर से ड्रिल कर पाएंगे पहाड़ों में भी। तो ये डायमंड बहुत हार्ड है, तो ये हार्ड चीजों को काटने काम में आता है। फुलरीन और ग्रेफाइट दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब ये क्या, इसको अभी छोड़ देते हैं, इससे मैच नहीं कराते। हाँ, केज लाइक या फुटबॉल लाइक या बकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर किस में होता है? फुलरीन में। इस तरीके से आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा फुलरीन के लिए, कि मान लो हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास फुलरीन है, तो इसमें हम लोग ऐसे एक पेंटागोनल बेस होगा, फिर हेक्सागोनल बेस होगा, इस तरह से फुटबॉल लाइक या बाकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, फुटबॉल लाइक या बाकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये केज लाइक मॉलिक्यूल कहलाता है, एक केज बन गई है चारों तरफ से। तो ये सर ग्रेफाइट अब बचा है sp2 में। तो अभी मुझे ए का थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो हैं। अब ए का सेकंड ये तो कैंसिल हो गया। अब ए के थर्ड के बाद बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहाँ पे है, तो यहीं से डिसाइड हो गया कि थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। सी का फोर्थ फिर भी मिला लेते हैं, और डी का सेकंड, जी हाँ सही है। तो 54 का हम लोग थर्ड ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इन लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है, तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो NaCN होगा, और इसकी हम लोग फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। इन्होंने केवल फेरिक बोला, फेरिक कर लेते हैं, फेरिक कर लेते हैं, फेरिक से रिएक्शन कराएंगे। अब फेरिक से रिएक्शन कराएंगे तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा सर FeSCN का होल थ्राइस, और ये किस कलर का होता है सर? ये ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड रेड कलर। तो अभी मुझसे पूछा कौन सा कलर आएगा, FeSCN2+ दे दिया है, वैसे तो 3+ लेना चाहिए। तो ये SCN का नंबर इन्होंने अच्छा 1 लिया हुआ, ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता, ये भी बना सकते हैं FeSCN
2+, देखो एक HCl लिया, अगर 3 HCl ले आओगे तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ब्लड रेड कलर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पिरिडीन में गिनने, सब लोग बना सकते हैं आराम से। ये देखिए मैंने पिरिडीन बना दिया है, वैसे तो 11 सिग्मा है, ये सब लोग जान ही रहे हैं इस बात को। ये पिरिडीन बना दिया है, सिग्मा गिन लो भाई। पाई 3 दिख रहे हैं, पाई 3 दो जगह हैं, तो सिग्मा काउंट करना जरूरी है। बेंजीन होता तो 12 सिग्मा होते, यहाँ 11 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सिग्मा और 3 पाई, सो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। पिरिडीन के बाद आ जाएंगे वेट ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 5 मॉलिक्यूल का वेट पूछ रहा है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या वो पढ़ लें। विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट, चलो सोडियम एथेनोएट बनाओ। एथेनोइक एसिड CH3COH होता है, और उसका सोडियम सॉल्ट ले लिया, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया। अच्छा, सोडा लाइम के साथ हीट करना चाह रहा है, सोडा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, CaO के तो मीथेन बन जाएगा, डायरेक्ट दिख ही रहा, एक कार्बन कम हो जाएगा। CaO के साथ हीट किया तो ये यहां से Na2CO3 रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा CH4, और Na2CO3 रिलीज हो गया। CH4 मीथेन, एक मॉलिक्यूल CH4 का वेट 16 ग्राम होता है, तो अब इसके 16 ग्राम के अगर 5 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो 5 × 16 80 ग्राम्स हो जाएगा, तो 80 ग्राम्स किस में आ रहा, थर्ड ऑप्शन में आ रहा, तो 57 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अब क्या कह रहा है 58 में, असर्शन रीजन है हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। जी हाँ, बिल्कुल सही, सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और नोबल गैसेस में भी पी व्लॉग में यूजेस में दिया गया हीलियम के बारे में। शुरू में पुराने समय में क्या होता था कि जो समुद्री गोताखोर होते थे या जो सी डाइवर्स होते थे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गोताखोरी डाइविंग करने जाते थे। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती थी, एयर में जैसी होती है। जब गहरे समुद्र में जाते थे तो प्रेशर बढ़ जाता था, हाई प्रेशर पे हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में बढ़ जाएगी, तो जो नाइट्रोजन अंदर जाती थी वो ब्लड में डिजॉल्व हो जाती थी हाई प्रेशर पे। जब ऊपर की तरफ डाइवर आता था, गोताखोर आता था, सरफेस पे आता था, तो प्रेशर कम हो जाता था, और जो नाइट्रोजन गैस ब्लड में डिजॉल्व थी वो एकदम से अनडिजॉल्व हो जाती है, और जॉइंट से लीक होती है, तो जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, इसको बेंड डिजीज कहते हैं। अब इसका उपाय क्या था, ये देखा गया कि जो हीलियम गैस है वो हाई प्रेशर पे आसानी से डिजॉल्व नहीं होती, तो नाइट्रोजन को कम किया गया, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी ले जाना जरूरी था। वहाँ पे परसेंटेज भी दिया गया है सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरी लॉ के बाद, तो वहाँ जाके देखिएगा एनसीईआरटी। तो परसेंटेज, थोड़ा नाइट्रोजन का परसेंटेज रहेगा, थोड़ा ऑक्सीजन का परसेंट रहेगा, 10-15% हीलियम रहेगा, और इस तरह से जो डाइवर्स को ये बेंड डिजीज की दिक्कत होती थी वो दूर हो गई। तो हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने काम में आता है डाइविंग एपरेटस में, जो गोताखोरी करते हैं उसमें। और हीलियम हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, वैसे तो होना चाहिए था लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड एट हाई प्रेशर, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या नॉर्मल प्रेशर पे भी सॉल्युबल है, तो पता चला नहीं, नॉर्मल प्रेशर पे भी सॉल्युबल नहीं है, हाई प्रेशर पे भी इवन सॉल्युबल नहीं है। तो हम इसको भी सही मान सकते हैं, इसको भी सही मान सकते हैं, और ये क्यों यूज हो रहा है इसका रीजन भी ये दे रहा है, करेक्ट रीजन भी है, तो असर्शन और रीजन ट्रू है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl। चलो पहले जो जो दिया वो उतार लो, टेम्परेचर की यहाँ नीड नहीं होती ज्यादा, तो K मुझे दिया गया, K कितना दिया गया है 0.0630,
ओम इनवर्स यूनिट नहीं रख रहे हैं। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस 30 ओम। आर मुझे बता रहा है 30 ओम है। ठीक है सर। वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट मुझसे निकालने को बोल रहा। अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें सेल कांस्टेंट भी आ जाए, के भी आ जाए, आर भी आ जाए, कंडक्टिविटी भी आ जाए, रेजिस्टेंस भी आ जाए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है के इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, जहां ये जो एल बाई ए है बच्चा, ये सेल कांस्टेंट है, ये सेल कांस्टेंट है। तो अब हम लोग ने इसी फॉर्मूले से एक दूसरा फॉर्मूला ड्राइव किया, और वो दूसरा फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ? दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ एल बाई ए इक्वल टू हो जाएगा के इंटू आर। बहुत आसान। तो के इंटू आर का वैल्यू पुटअप करने का समय आया। के इंटू आर का वैल्यू, के 0.0630 है और आर है हमारा 30। तो 30 कर दिया भाई। मल्टीप्लाई कर लो, बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 3 जा 9 है, 3 6 जा 18 है। ठीक। और उसके बाद ये एक जीरो भी है, और डिसिमल 1 2 3 4 स्पेस के बाद आ रहा। हम लोग ने जीरो को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 1.89 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरा जो सही आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 60, एसर्शन रीजन। इन इक्वेशन डेल्टा आर जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, सेल रिएक्शन इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन। बिल्कुल ठीक है, एन बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा, एन घटेगा तो जी घटेगा। सही है, एसर्शन सही है। रीजन, बोथ ई सेल एंड डेल्टा आर जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नहीं सर, ये तो एक्सटेंसिव है लेकिन ई सेल इंटेंसिव है, इसलिए एसर्शन सही, रीजन गलत। तो ढूंढो भैया, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, फॉर द सर्टेन रिएक्शन द रेट, ये दिया हुआ, और व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल। जब इस तरह क्वेश्चन आए, डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, ए डबल कर रहे हो तो ए रेट पे कितना टाइम्स इफेक्ट करेगा? 4 टाइम्स। और हमारा कंसंट्रेशन अब बी ट्रिपल कर रहा हो, पावर 1 है तो 3 टाइम्स ही रेट बढ़ेगा। तो 3 इसका 4 उसका, 3 4 जा 12, तो 12 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 12, यानी कि 4th ऑप्शन आ गया। लेकिन आप कह रहे हो सर हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, तो इसका तरीका ये है कि आप 2 रेट बनाओ, एक बनाओ R1, एक बनाओ R2, और डिवाइड कर दो ऐसे। के से के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बनाओ A1, यहाँ बनाओ A2 की पावर 2, यहाँ बनाओ B1, यहाँ बनाओ B2 की पावर 1। चलो अब देखते हैं। अब ये R1 बाय R2 भी ऐसे रहने दो, R1 R2 ऐसे रहने दिए। मान लो पहले A1x था, अब वो क्या कह रहा है? डबल कर रहे हैं, तो 2x कर दो। फिर देखो B1 मेरा y था, इसको 3y कर दो और पावर 1 कर दो। अब क्या होगा? x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। तो अब मेरा ये क्या आ गया? R1 बाय R2 इक्वल टू 1 बाय 2 2 जा 4 इंटू 1 बाय 3। तो R2 इक्वल टू 4 3 जा 12 इंटू R1। तो R1 का 12 गुना है, तो निश्चित है इंक्रीज हो गया, तो 4th ऑप्शन हो गया। 62, फिर से असर्शन रीजन आ गया। अ रिएक्शन कैन नॉट हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये नीट एग्जामिनेशन में भी लास्ट ईयर आया था।
तो वहाँ पर अभी ये था कि भाई देखो, जब जनरली तो हम लोग ये कहते हैं किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होती, लेकिन अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रही है तो उसका जो प्रोपागेशन स्टेप होता है उसमें वहाँ पर आपका एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाती है। लेकिन इसको एनटीए ने नहीं माना। तो एनटीए ने यही माना कि किसी भी रिएक्शन की, क्योंकि हम लोग 12th स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं, हायर स्टैंडर्ड पे नहीं, तो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होती है, ये बात सही है, ये एनटीए ने माना है। हम लोग कहते हैं कि नहीं, एक रिएक्शन की जीरो होती है, लेकिन वो एनटीए नहीं माना, तो हम लोग उस तरफ जाएंगे नहीं। रियलिटी से हमें मतलब नहीं, हमें मार्क्स लाना है। तो अ रिएक्शन कैन नॉट हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, सर मैंने इसको करेक्ट मान लिया। कुछ जगह पे इसको इनकरेक्ट भी दिखाया जाएगा, लेकिन एनटीए के अकॉर्डिंग मैंने इसको करेक्ट मान लिया। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सर ये बात भी सही है, तो दोनों सही हो गए, असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू, लेकिन इसका उसके एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा ए एंड आर बोथ ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड। तो ये यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर थर्ड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 छप गया, होना चाहिए फोर्थ। अच्छा हुआ हमारा ये फोर्थ ऑप्शन नहीं था, नहीं तुम चक्कर में पड़ जाते कि फिफ्थ करें कि फोर्थ करें। तो ये यहाँ पे सबकी सहमति से मैंने थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लुईस बेस। लुईस बेस की एसेंशियल कंडीशन क्या है? हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही लुईस बेस है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है वो लुईस बेस नहीं है। तो हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लुईस बेस हो गया। H3O प्लस के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस पे प्लस चार्ज देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये डोनेशन में बहुत पीछे रहेगा। और BF3 के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम लोग ने सेकंड ऑप्शन को करेक्ट किया है। वैसे भी ऑक्सीजन जितने भी कंपाउंड है इसमें मैक्सिमम आयन स्टेट में 3 बॉन्ड ही बनाता है, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो हम लोग ने इसको बना लिया क्या, सेकंड। H3O प्लस को नहीं लिया। अब NH3 ना होता तो फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी को देखते हुए H3O प्लस पे जाते। 64 कौन ज्यादा स्टेबल है? ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इस पे बहुत विवाद भी होता है। Cu+1 के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, Cu2 प्लस के पास D9 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी Cu2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। और जब पूछा जाता है कि ऐसा सर क्यों है, क्योंकि इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी Cu2 प्लस के पास है, इसलिए वो मोर स्टेबल है। इसलिए इसका आंसर नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड सेलेक्ट करेंगे। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट क्या है ये? सर ये है K3Al C2O4 होल थ्राइस, ये है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। अब इसमें देखो एक ही तरह के लिगेंड है, केवल ऑक्सलेट। ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेम लिगेंड हो, सारे लिगेंड सेम हो, वो होमोलिप्टिक कहलाता है, इसलिए ये होमोलिप्टिक होगा। अगर एक से अधिक होते तो फिर ये हमारा हेट्रोलिप्टिक होता। और इसमें क्योंकि के के ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, या एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। नन ऑफ दिस का सवाल ही नहीं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन होगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई। चलिए सर करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये यहाँ से OH रिमूव होगा, इस पे ये कार्बोकैटायन आ जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन हमारा 2 डिग्री है, ये यहाँ से H जाएगा और हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और ये कार्बोकैटायन क्या है, 3 डिग्री जो स्टेबल है। अब ये Br माइनस उठ के यहाँ पे अटैक कर देगा, तो अटैक कर देगा, तो इस तरीके से मेरा ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुछ बच्चों को ये लगेगा कि नहीं सर, ये हम लोग ने तो सोचा था कि सीधा सीधा यहाँ से OH हटा के और यहाँ पर लगा देते तो CH3 के बगल वाले में आ जाता, तो बहुत से लोग जल्दबाजी में फोर्थ मार देंगे।
बट इसमें हाइड्राइड शिफ्ट लग रही है, तो हाइड्राइड शिफ्ट लगने की वजह से ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, 66 का सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है कि ये क्या किसका एग्जाम्पल है, मतलब बताया नहीं कि एक्स किस कार्बन पे जुड़ा है। तो एक्स विनैलिक कार्बन पे जुड़ा है, अगर ये होता तो एलेलिक होता, तो ये विनैलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है, फर्स्ट हो गया। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये CH2 में बदल गया, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में रिड्यूस किया जा रहा है। और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, ये CH2 में बदल गया, बाकी रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ऐसा काम तो दो लोग कर सकते हैं, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl यानी क्लीमेंसन रिडक्शन, और या फिर हाइड्राजीन और KOH यानी कि वुल्फ केस्टन रिडक्शन। तो यहाँ जिंक अमलगम और HCl दिया हुआ, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों फर्स्ट 23 क्वेश्चन मैंने किए 46 से 68 तक, बाकी क्वेश्चन रवि सर करेंगे। और आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस रिकॉर्ड। जय हिंद बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 68 तक आपके क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 69 से। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। और यहां पर इस रिएक्शन में ए पूछा है कि ए है क्या, यानी ये। तो हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं, हमें केवल ए बताना है। अब देखो जरा, ये है कीटोन और कीटोन की एडिशन करा रहे हैं हम लोग किससे, HCN से। तो HCN को अगर ब्रेक करें H प्लस और CN माइनस, और इसको अगर ब्रेक करें तो यह माइनस और ये प्लस। और देखो जरा, माइनस को प्लस पर और प्लस को माइनस पर अगर जोड़ देंगे तो बन जाएगा साइनोहाइड्रीन। जरा देखो, O से जुड़ेगा H तो ये हो गया OH, और इस कार्बन यानी प्लस से जुड़ेगा माइनस यानी कि CN। और ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक ही कार्बन से OH और CN जुड़े हों उनको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, यानी कि जो A होगा वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है, OH और CN। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा कि आइसोसाइनाइड की लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी कुल मिला के यहाँ पर आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। और आइसोसाइनाइड का जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री अमीन बनता है, ये 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, और सेम कार्बन यहाँ पर देखो टोटल कार्बन 2 है, तो अगर हम लोग रिडक्शन करें तो ये CH3N और मैंने यहाँ पर लिख दिया C। अब देखो जिसको जितनी वैलेंसी है उसको उतने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 2 सेटिस्फाई है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन। और कार्बन की वैलेंसी 4 और 1 दिख रही है, यानी कि यहाँ पर 3। तो ये बन जाएगा CH3NH आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2Br2 के साथ HBr, और ये है बेटा कॉपर सॉल्ट है, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सैंड मेयर रिएक्शन, और ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, और इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन, अब देखो जरा ब्रोमोबेंजीन कहां पर है, फर्स्ट ब्रोमोबेंजीन A, ये ब्रोमोबेंजीन, ये, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, थर्ड ब्रोमोबेंजीन। अब देखो ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन Mg विद ड्राई ईथर, तो ये मैग्नीशियम यहां पर इंसर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड। क्लियर है, और ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड। तो देखो जरा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है, और इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन वाटर से करेंगे तो कभी भी अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन RMgX की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से कराएं जिसके पास एसिडिक H हो, जिसके पास एसिडिक H हो, तो एसिडिक H क्या, एसिडिक H ऐसे कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो तो वो H प्लस देगा, और ये माइनस और ये प्लस, और ये बन जाएगा RH। तो इसका मतलब ये माइनस और ये H देगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। ओके, तो यहां पर एक बेंजीन बनता हुआ दिख रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर बी क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ए यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस टू 3' पोजीशन ऑफ शुगर टू नॉन न्यूक्लियोसाइड। बेटा न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, और जो नाइट्रोजिनस बेस है वो पेंटोज शुगर की 1' पोजीशन से जुड़ा होता है, और यहां पर लिख दिया इन्होंने 3' पोजीशन, ये बात गलत है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोसाइड और अगर इसमें फॉस्फेट जुड़ जाए यानी कि फास्फोरिक एसिड 5' पोजीशन से, शुगर की 5' पोजीशन से, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो है न्यूक्लियोटाइड इज लिंक टू फास्फोरस एसिड, नहीं बेटा फास्फोरिक एसिड, और 5' पोजीशन पर शुगर मॉइटी से अगर जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 both are false. Next question. 73. Which among the following option is the correct relation for the change in Gibbs energy for the system at constant temperature? तो बेटा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ये फार्मूला होता है। बट ये ध्यान रखना है आपको, ये डेल्टा G किसका है, सिस्टम, तो ये भी किसका होना चाहिए, सिस्टम, और ये भी किसका होना चाहिए, सिस्टम। क्लियर है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, डेल्टा G सिस्टम बराबर डेल्टा H सिस्टम माइनस टी डेल्टा S सिस्टम। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस D रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो दी हुई है A, B, C एंड D की। क्लियर है, मोल पर लीटर में। तो चलो यहां से हम लोग के इक्विलिब्रियम निकाल देते हैं। के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लेकिन जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में। तो C की कंसंट्रेशन की पावर 1, D की कंसंट्रेशन की पावर 1, A की कंसंट्रेशन की पावर 1 और B की कंसंट्रेशन की पावर 1। चलो रख देते हैं। और C और D प्रोडक्ट है, C और D, और C और D लास्ट में लिखे हुए हैं, यानी 12 इंटू 6 अपान में 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, कुल मिला के 6 आ गया। लॉग 6 लॉग 6 की वैल्यू दी भी है, इसका मतलब कि 6 का कहीं यूज है। ठीक, अब देखो जरा, रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन, पूछ रहा है कि डेल्टा G नॉट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। बेटा डेल्टा G और डेल्टा G नॉट में रिलेशन होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। अब मुझे अगर यहां पर इक्विलिब्रियम की बात करना है तो डेल्टा G हो जाता है 0, तो डेल्टा G नॉट हो जाएगा, डेल्टा G नॉट बराबर माइनस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। अब देखो जरा, माइनस 2.303। अब यहां पर देखिए जरा, जो वैल्यू है वो कैलोरी में दी हुई है, और यहां पर इसका मतलब R की जो वैल्यू है वो कैलोरी में होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया 2। टेम्परेचर इन केल्विन यहां पर 300 दिया हुआ है, और लॉग के इक्विलिब्रियम, अब बताओ के इक्विलिब्रियम है कितना, 6, तो लॉग 6, और लॉग 6 की वैल्यू दिया 0.778। क्लियर है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1075 कैलोरी। क्लियर है, आंसर हो जाएगा कौन सा, 4। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है,
और जो कोफिशिएंट ए, बी, सी, डी, ई और एफ आपको बैलेंस करके बताना है कि यहाँ पर चलिए जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है केवल मैं वो लिखूंगा Fe2 प्लस Cr2O7 -2 गिव्स Fe3 प्लस गिव्स Cr3 प्लस। अब देखो जरा, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है जिन एलिमेंट्स का, उनको हमें लिखना है। तो बताओ यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहां पर +3 और यहां +3। क्लियर है? अब देखो, अब हमें पर मोल चेंज इन, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। तो बताओ यहां पर 2 से 3 हो गया, चेंज कितने का? 1 का। यहां पर अगर हम लोग पर एक क्रोमियम का देखें तो 6 से 3 हो गया, यानी कि 3 का चेंज। पर मोल क्रोमियम है 2, तो बताओ 3 दूनी 6, यानी कि टोटल चेंज कितने का हो गया? 6 का। इसके बाद हम लोग इसका कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 6 यहां पर, 1 यहां पर। ठीक है। अब जिन एलिमेंट्स का या जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था उनके कोफिशिएंट को अगर बैलेंस करें तो इधर 6 आयरन तो इधर भी 6 आयरन, यहां 2 क्रोमियम तो यहां पर 2 क्रोमियम। इसके बाद अब मैं ये सब हटा दे रहा हूं, अब इनका कोई यूज नहीं है। अब देखो जरा, अब मुझे बैलेंस करना है वाटर को, यानी कि सॉरी ऑक्सीजन को। तो अगर हम लोग इधर देखें तो ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं? 7, और इधर कोई भी ऑक्सीजन के नंबर नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम लोग वाटर से, तो यहां पर 7H2O। अब जरा देखिए, इधर हाइड्रोजन आ गए और 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, तो हमें उन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ से, तो 14H+। ये हो गई टोटल बैलेंसिंग। क्लियर है? तो अब जरा देख लेते हैं। Fe+2 के लिए A लिखा है, यानी A बराबर 6, A बराबर 6, B बराबर 1, B बराबर 1, और C H+ है तो C 14 है, D यहां पर Fe तो यहां पर 6 हो गया D, और E 2 है, और F कितना हो जाएगा? 7। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स या स्पीसीज, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स या स्पीसीज व्हिच ओबे हक्कल रूल। तो बेटा हक्कल रूल को कितने फॉलो कर रहे हैं? यानी हक्कल रूल को फॉलो वही करते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। अब जरा देखना, एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं? कंपाउंड जो साइक्लिक हो, हर रिंग का एटम प्लेनर हो, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस हो, और हक्कल रूल यानी 4n+2 इलेक्ट्रॉन, या हम लोग इसी को बोलते हैं ऑड पाई इलेक्ट्रॉन हो, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, पाई बॉन्ड हो, या ऑड पाई बॉन्ड का मतलब अगर हम लोग 1, 3, 5, 7 ये अगर नंबर में पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो एक का इलेक्ट्रॉन के लिए डबल हो जाएगा, 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस में होने चाहिए। क्लियर है? चलो अब देखो जरा, अगर कंपाउंड में एक भी बेंजीन रिंग दिख रही है, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये एरोमेटिक। देखो बेंजीन, ये नेप्थलीन और ये एंथ्रासीन, तो ये एक ये और एक ये, 3 तो ऐसे दिख रहे हैं। अब देखना जरा, अगर हम लोग यहां पर देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो जरा ये रेजोनेंस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है साइक्लिक रेजोनेंस में, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये एरोमेटिक है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है, यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। तो बताओ जरा कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां पर देखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है H3PO2 और H3PO2 के अगर स्ट्रक्चर बताएं तो P, अच्छा H3PO2, H3PO3, H3PO4 तीनों में एक बात कॉमन है कि एक P डबल बॉन्ड O होता है तीनों में, और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 यानी कि एक है, यानी कि एक OH, बाकी हाइड्रोजन डायरेक्टली H से जुड़े होंगे। अब देखिए मैच कर लेते हैं, एक P डबल बॉन्ड O, एक POH और 2 PH। जरा देखें कहां पर ऐसा है, 2 PH, एक POH और एक P डबल बॉन्ड O, यानी कि एक की मैचिंग थर्ड से। अब हम लोग आर्थोफॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO3, अब देखिए फिर से मैं यहां पर अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएं P डबल बॉन्ड O और नंबर ऑफ एसिडिक H अगर हम लोग बात करें 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 यानी कि 2, तो ये 2 OH डायरेक्टली P से जुड़े होंगे, तो बाकी अब बच्चे कितने, तो अब देखो जरा 1 PO 1 PH और 2 POH, तो 2 POH 1 PH और 1 PO, यानी कि इसकी B की मैचिंग फर्स्ट से। चलो देखते हैं, A की थर्ड से और B की फर्स्ट से, A की थर्ड से B की फर्स्ट से और B की फर्स्ट, एक ही जगह है, आंसर कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में अगर देखें तो ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंटियम फॉर्म MO। बेटा अगर हम लोग बात करें सभी की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 3D सीरीज में देखें तो +2 होती है, सॉरी हाँ +2 होती है, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो मान लीजिए मेटल +2 और ऑक्साइड O-2, तो यानी कि ये जो ऑक्साइड फॉर्म होंगे वो MO टाइप के। लेकिन जो स्कैंडियम है ऑलवेज सो +3, तो अगर इसके ऑक्साइड की बात करें तो ये फार्मूला हो जाएगा AsC2O3, ये फार्मूला, यानी कि जो स्कैंडियम है वो MO टाइप के ऑक्साइड नहीं बनाते। क्लियर है, तो ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड, और सभी ये जो MO टाइप के ऑक्साइड है वो आयनिक भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जरा देखो, द लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर, बिल्कुल बात यहां पर गलत है, लोएस्ट नहीं, यहां पर हाईएस्ट होना चाहिए। तो अगर यहां पर हाईएस्ट होता तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर, यानी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो ग्रुप नंबर के बराबर होती है। इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटैच टू स्कैंडियम का ऑक्साइड, और यहां पर ये होना चाहिए Mn2O7। क्लियर है, तो यहीं पर ये गलत हो गया, एक यहां भी गलत था और ये लोएस्ट की जगह हाईएस्ट होता तो भी सही हो जाता। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्लियर है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5, बिल्कुल बात सही है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सेंट्रल वैनेडियम यहाँ पर +3 और यहाँ वैनेडियम +4, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 2x-8 ये +4, तो ये बताओ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, एसिडिक स्टेट बढ़ रही है, ये भी बात सही है। यहां देखो जरा, V2O5 डिजॉल्व इन एसिड्स टू गिव VO4-3 सॉल्ट। बेटा V2O5 VO4-3 सॉल्ट में डिजॉल्व होते हैं, किसके साथ, एसिड के साथ नहीं, एल्कली के साथ, तब ये एसिड ना होके अगर यहां एल्कली लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। यहां देखो जरा, ये बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, आप देखना आपको एनसीईआरटी मिलेगी, ठीक है। CRO इज एम्फोटेरिक, नहीं, CRO बेसिक होता है, और Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, यहां पर बेसिक लिखा है। क्लियर है, तो पूरी तरह से स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब अगर हम लोग चेक करें कि यहां पर पूछा गया था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन है, B D E, तो B एंड D और B एंड E, बेटा यहां पर दो आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर ओनली लिख दिया, तो ओनली अगर लिख दिया तो फिर मेरे हिसाब से कोई भी आंसर नहीं चलेगा।
ठीक है, तो अब मैं ये ऑप्शन तो हटा ही दे रहा हूं, क्लियर है। अब बातें मतलब केवल आप ये स्टेटमेंट आप इसमें देख लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्लियर है। आगे 79 हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। तो ये देखो जरा, MA3B3 फेसमर आइसोमेरिज शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एक टाइप है फेसमर आइसोमेरिज। तो एक इस फेस होगा, एक और मर होगा, तो यानी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? 2। और ये बेटा MAA होल थ्राइस है, MAA होल थ्राइस इस टाइप के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज नहीं शो करते। तो बताओ इसका आंसर हो जाएगा 2 and 0, आंसर होगा कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट, यहां पर बेटा ये एक आपको ईथर दिया हुआ है R, अगर इसको बोले ROR, तो यहां पर इसकी रिएक्शन HBr से करा रहे हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन यहां पर दिखाई गई है और प्रोडक्ट बन रहे हैं A and B। अब जरा देखना, HBr या HI के साथ जब रिएक्शन होती है ईथर की, तो या तो SN1 हो सकती है या तो SN2। SN1 के केस में अगर O के किसी साइड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या बेंजाइल कार्बोकेटाइन या एलाइल कार्बोकेटाइन तो 3 डिग्री कार्बोडाइन, बेंजाइल कार्बोडाइन या एलाइल कार्बोडाइन बनने की पॉसिबिलिटी है एक तरफ, तो उसी साइड बॉन्ड टूटेगा और O को हमेशा क्या देना है? HBr का H और बाकी साइड Br। तो देखो जरा, यहां पर अगर हम लोग देखें O के इधर मिथाइल है और इधर देखें टर्सीब्यूटाइल है, या 3 डिग्री कार्बोडाइन बन सकता है, यानी मैकेनिज कौन सी होगी? SN1। तो ये बॉन्ड तोड़ें तो HBr का H O को देंगे और इसको देंगे Br, तो ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और मिथाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और मिथाइल अल्कोहल, आंसर हो जाएगा कौन सा? 4। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which amongst the following will be most readily dehydrate under acidic condition। यानी कि एसिडिक कंडीशन में कौन इजिली या मोस्ट रेडली डिहाइड्रेट होगा? तो बेटा जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो बहुत इजिली डिहाइड्रेट होते हैं। तो अगर हम लोग देखें इस कीटो के रिस्पेक्ट में, ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है और ये जो H है और OH ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इसके अल्टरनेट में रेजोनेंस में हो जाएगा, इसलिए सबसे तेज डिहाइड्रेट यही होगा। ये ओनली अल्कोहल है, ये अल्फा बीटा ये गामा पर OH है, यहाँ पर ये अल्फा पर OH है। अगर ये अगर आप इसको निकालते भी हैं तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी, जो बीटा की जगह यहाँ पर क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी। तो मोस्ट रेडली डिहाइड्रेट होंगे वो कौन से होते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मोस्ट प्रोबेबल सबस्ट्रेट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि ये जो सबस्ट्रेट है इसकी रिएक्शन हमने टॉलेंस से करा दी, देन हमें प्रोडक्ट यहां पर दिखाया गया है। अब जरा देखो सबस्ट्रेट यहां पर कौन सा रहा होगा, जरा एक एक को चेक करें। अगर सबस्ट्रेट में देखें ये हमें कीटोन दिखाया है, इसका मतलब कीटोन ये ऑक्सीडाइज, जो टॉलेंस है वो एल्डिहाइड को एसिड या उसके सॉल्ट में ऑक्सीडाइज करते हैं बट कीटोन को नहीं। तो यहां पर कीटोन अगर दिख रहा है तो इसका मतलब पहले भी कीटोन इसी पोजीशन पर रहा होगा, और यहां पर एसिड दिख रहा है इसका मतलब यहां पर एल्डिहाइड रहा होगा। तो ऐसा हमें देखने में कहां समझ में आ रहा है? चौथा। देखो जरा, ये कीटोन ही रहा और ये एल्डिहाइड उसके सॉल्ट में, एसिड या उसके सॉल्ट में चेंज हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो यहां पर एल्डिहाइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराएं तो एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है किसमें? CH2OH में, अल्कोहल में। तो इसका मतलब हो गया CH3CH2OH, बिल्कुल बात सही है, CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल।
और इस इथाइल अल्कोहल का हम लोग अगर करा दें डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये H और OH ये बन जाएगा एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमें यही पूछा था P, आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। इसके बाद इसका मैंने HBr का एडिशन करा दिया तो 1 ब्रोमो इथेन हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें 1 ब्रोमो इथेन सोडियम विद ड्राई ईथर और इसकी ब्रोमोबेंजीन से, यानी कि एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, वुड्ज फिटिक रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 0.9 ग्राम यूरिया when dissolved in 45 gram water caused elevation of 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है डेल्टा टीवी वो दिया हुआ है 0.17, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टीबी बराबर होता है बेटा I इंटू के बी इंटू एम। क्लियर है? तो देखो जरा 0 पॉइंट, और हमें यहां पर द वैल्यू ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी के बी पूछा गया है। तो बताओ जरा, अगर हम लोग सब कुछ लिख लें 0.17 इक्वल टू यूरिया का वांट ऑफ फैक्टर 1, के बी हमें पूछा गया है। अब हमें बस मोलैलिटी लिखना है। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स निकालने के लिए मास अपान में मोलर मास, यानी कि 0.9, और यूरिया का मोलर मास होता है 60, NH2CO NH2। क्लियर है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पर ग्राम में दिया है 45 और ऊपर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? और अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो ये हट गया, ठीक है। 9 पना 45, ठीक है, 5 दूनी 10, अरे 0, 20, 23, 60। क्लियर है? और ये के 17 3 51 यानी कि 0.51, तो के भी आ जाएगा 0.51 केल्विन केजी पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग जिंक डस्ट से कराएंगे, तो फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट से कराएंगे तो ये जिंक ZNO बन के अलग हो जाएगा और ये बन जाएगी बेंजीन। तो ये बेंजीन बन जाएगी यहां पर। और इस बेंजीन के अगर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये Cl माइनस के रूप में Al एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड है और ये Cl माइनस खींच लेगा और ये कार्बोकैटायन यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और ये एल्काइलेशन यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और H हट के मिथाइल लग जाएगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होगा वो टॉलुइन होगा। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 86, द रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि जो NO के रिस्पेक्ट में फॉर्मेशन की रेट है वो दी हुई है और फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी O2 के डिसअपीयरेंस की रेट पूछा है। तो जिसके डिसअपीयरेंस की रेट पूछा है उसके कोफिशिएंट को पकड़ना है और जिसके रिस्पेक्ट में बात करना है उसके ऊपर रख देना है। तो बताओ जरा, अगर हम लिखें तो -dO2/dt यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इक्वल टू प्रोडक्ट NO प्रोडक्ट है तो प्लस लिखेंगे और ये 5/4 लिखेंगे, 5/4 dNO/dt। अब देखो जरा कितना दिया है बेटा, 5/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ अगर हम लोग बात करें 4 नहीं 36, तो ये कितनी बार 9.9 और ये 9 पना 45 0.9 और 9 पना 45 यानी कि 4.5 इंटू 10⁻³ आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट 87, इन द रिएक्शन क्लोरीन
प्लस मीथेन और सनलाइट, यानी कि मीथेन का फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हम लोग करा रहे हैं, और मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। यहां पर कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो रही है रिएक्शन। अब देखो जरा, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग लेंगे तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑक्सीजन होता है, कौन सी रिएक्शन, एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो एक इनहिबिटर की तरह काम करता है। क्लियर है? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को जीरो नहीं करेगी, यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को केवल डिक्रीज करेगी। तो यहां पर कंप्लीटली स्टॉप कह दिया, ये बात गलत है। तो डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि मीथेन का हैलोजिनेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो इनहिबिटर की तरह काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 88 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। द हैलोजन मॉलिक्यूल ऑफ मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ I2, बिल्कुल बात सही है। अगर हम लोग F2 की बात करें, इसके बाद Cl2 की बात करें, अगर Br2 की बात करें और I2 की बात करें, तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो अगर हैलोजेंस में अगर बात करें तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ आयोडीन की होती है, बात सही है। बट अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी मैक्सिमम किसकी होती है, फ्लोरीन की, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। क्लियर है? द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन इज I2, ये बात गलत है, कौन होगा, फ्लोरीन। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 is correct, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। 89 which of the following solutions have pH between 6 and 7, यानी कि किसकी pH 6 और 7 के बीच है। बेटा 6 और 7 के बीच है, यानी कि 6 और 7 के बीच है, इसका मतलब कि यहां पर लाई कर रहा है, और यहां पर लाई करने का मतलब सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। और जरा देखना, NaOH का सोल्यूशन बेसिक यानी 7 से ज्यादा, NaOH का सोल्यूशन 7 से ज्यादा, तो ये दो तो ऐसे नहीं होंगे। यहां पर दोनों एसिडिक सोल्यूशन है, इनको चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग HCl की जो कंसंट्रेशन दी है तो 2 × 10⁻⁶, तो जरा H+ आयन कंसंट्रेशन अगर देखें तो ये होगा 2 × 10⁻⁶। तो बताओ जरा pH यहां पर अगर निकालें तो pH हो जाएगा 6 - log 2, 6 - log 2। अब बताओ, ये अगर log 2 माइनस में है तो ये 6 से कम हो गया। अगर ये 6 से कम हो गया तो हमें तो 6 और 7 के बीच चाहिए, यानी ये भी आंसर नहीं है। क्लियर है? ये देखते हैं जरा, 10⁻⁸। बेटा ये वेरी डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन है, और वेरी डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन में हमें H+ नेट निकालने होते हैं, यानी कि जो वाटर से H+ आते हैं वो भी हमें H ऐड करने पड़ेंगे। यानी 10⁻⁸, तो ये तो एसिड से मिल रहा है, और 10⁻⁷ मोल पर लीटर हमें वाटर से मिल रहा है, यानी वाटर से हमें H ज़्यादा मिल रहे हैं, एसिड से हमें H बहुत कम मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग 10⁻⁸ कर लें इसको, तो 10 × 10⁻⁸ लिख दूं मैं इसको, और 10⁻⁸ में इसमें कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 1 + 10, यानी 11 × 10⁻⁸। 11 × 10⁻⁸। अब जरा देखो, अब मैं अगर इसकी H+ से pH निकालूं तो pH बराबर हो जाएगा 8 - log 11, और ये 8 - log 11 होता है 1.04। अब देखो ये 7 से कम बट 6 से ज्यादा ये आ जाएगा, तो आंसर ओनली एंड ओनली 3 होगा। तो ये क्वेश्चन बेटा बोनस है, तो यहां पर आंसर केवल और केवल आंसर होना चाहिए 3rd। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 90 which of the following is not a characteristic of
कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में कोवैलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, बिल्कुल बात सही है। और नो डिफिनिट ज्योमेट्री, बेटा कोवैलेंट कंपाउंड की डिफिनिट ज्योमेट्री होती है, तो ये बात गलत हो गई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, क्लियर है? तो ये बात सही है, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, बिल्कुल बात सही है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक करेक्टर होने की ज्यादा संभावना है। तो स्मॉल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये बात भी सही है, बट हमें नॉट करेक्ट बोलना था, नॉट करेक्टरिस्टिक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से सभी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं आपके। तो उम्मीद है कि डिस्कशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।